गुड डे स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीतांजलि सिंह यादव, लेक्चरर एजुकेशन डायट बाराबंकी से आपके प्राचीन अथवा वैदिक कालीन शिक्षा के दूसरे लेक्चर में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने पहला वाला लेक्चर देखा होगा। जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का कब से शुभारंभ हुआ था, तो 2000 बीसी से शुभारंभ हुआ था और 2000 बीसी से 500 बीसी तक इसका प्रभुत्व था। ऐसा नहीं कि 500 बीसी के बाद ख़त्म हो गई थी, बट यहाँ तक इसका प्रभुत्व था। इसके बाद हम लोगों ने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि प्राचीन भारतीय जब शिक्षा की बात करते हैं तो उस समय शिक्षा का स्वरूप क्या होता था। तो शिक्षा का स्वरूप वेद हुआ करता था या वैदिक एजुकेशन हुआ करती थी, तो क्योंकि वो वेदों द्वारा ही दी जाती थी। इसके बाद हम लोगों ने शिक्षा का विस्तृत अर्थ और संकुचित अर्थ भी देख लिया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने शिक्षा के उद्देश्य भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग इससे आगे शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे या हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्राचीन वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था। जहाँ तक प्राचीन वैदिक काल या आज की बात करें, दोनों ही कालों में शिक्षा की शुरुआत घरों से हुआ करती थी। यानी कि जब बच्चा पढ़ना शुरू करता था तो उसकी जो पढ़ाई की शुरुआत थी वो घर में ही शुरू होती थी। अपने बड़े या बूढ़े लोगों से ही वो शिक्षा प्राप्त करना शुरू करता था। शिक्षा प्राप्त करने से पहले, यानी कि गुरुकुलों में जाने या किसी फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करने से पहले बच्चे का एक संस्कार किया जाता था। वैसे भी आप देखेंगे वैदिक काल जो है इसमें संस्कारों का बहुत महत्व है। हर काम करने से पहले एक कोई ना कोई संस्कार होता था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर विद्या आरंभ करने के लिए आपका जो संस्कार था वो विद्या आरंभ संस्कार है। ये विद्या आरंभ टोटल एक साथ है, विद्या आरंभ संस्कार है। दूसरे शब्दों में आप इसे अक्षर स्वीकरणम भी कह सकते हैं या चूड़ाकर्म संस्कार भी कह सकते हैं। इस संस्कार में बालकों को अक्षर ज्ञान देना शुरू करा जाता था। इसमें बालक पहले सरस्वती और विनायक और अपने पारिवारिक जो देवता थे उनकी उपासना करता था और उसके बाद गुरु उससे वर्णमाला के अक्षरों को लिखवाता था। और ये जो था एक फॉर्मल ट्रेडिशन था जिसके द्वारा के बाद बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट की जाती थी। जैसा कि ये विद्या आरंभ संस्कार है, पहले शुरुआत यानी पहला जो वैदिक काल था उसमें ये इतना नहीं प्रचलित था, बट बाद में लेटर ऑन यानी लेटर वैदिक पीरियड में या उत्तर वैदिक काल में ये धीरे धीरे प्रचलन में आ गया था। विद्या आरंभ संस्कार के बाद जो छात्र होता था या जो बालक होता था वो गुरुकुलों में प्रवेश लेता था। गुरुकुलों में प्रवेश लेने से पहले उनके लिए एक और संस्कार होता था जो कि गुरुकुल में होता था। यह संस्कार कहलाता था उपनयन संस्कार। यह संस्कार उस समय होता था जब बालक गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा का आरंभ करता था। उपनयन शब्द का अर्थ है पास ले जाना। दूसरे शब्दों में बालक को वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था। गुरु बालक को पहले सावित्री मंत्र या गायत्री मंत्र का उपदेश देता था जिसे वो दोहराता था और इसके पश्चात उसकी शिक्षा आरंभ होती थी। उपनयन संस्कार के लिए जो छात्र थे उनकी जो आयु थी वो वर्ण के आधार पर थी। उस समय वर्ण व्यवस्था जो थी वो चल रही थी, तो वर्णों के आधार पर जो उपनयन संस्कार में के लिए आयु थी वो डिसाइडेड थी। जैसे कि ब्राह्मण का यदि बच्चा है तो ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। जो उसमें हमें पाठ्यचर्या चलती थी, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन या प्रारंभिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पाठ्यचर्या चलती थी ये बहुत ही सिंपल हुआ करती थी। इस पाठ्यचर्या में सिर्फ मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों में वैदिक मंत्रों का उच्चारण, स्मरण, उसको पढ़ना लिखना, गणित का सामान्य ज्ञान, सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाओं का प्रशिक्षण, नीति प्रधान नीति प्रधान कहानियों का कथन और साहित्य और व्याकरण, इतने की शिक्षा उस समय दी जाती थी जो प्राथमिक शिक्षा थी। इसके पश्चात ये सबके लिए कॉमन होती थी। इसके पश्चात जो लोग थोड़ा और पढ़ना चाहते थे उनके लिए उच्च शिक्षा हुआ करती थी। उच्च शिक्षा में जो शिक्षा का समय था वो आपके जो कंटेंट था उस पर डिपेंडेंट था। साहित्य और धर्मशास्त्र यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी अवधि 10 वर्ष की मानी जाती थी और कोई भी वेद पढ़ने के लिए आपको 12 वर्ष का समय लगाना पड़ता था। उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम जो थे वो 2 तरह के थे, एक था परा और एक था अपरा।
परा और अपरा में क्या डिफरेंस था? जो परा था वो अलौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान की बात करता था। अलौकिक मीन्स जो आपको इस जीवन में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस जीवन के बाद जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, या इस जीवन के बाद के बारे में जानने के लिए आप अलौकिक विद्याओं की बात करते थे, जिसमें आते थे वेद, पुराण, दर्शन, उपनिषद और बाकी आध्यात्मिक विषय। जो दूसरा पाठ्यक्रम था वो था अपरा, जो कि लौकिक विद्याओं का पाठ्यक्रम था। इसमें जितनी भी विद्याएं थी जो आजकल प्रचलित हैं सब थी, बस उनके जो आप कहेंगे फॉर्मेट थे वो डिफरेंस थे, नाम जो थे वो डिफरेंट थे। जैसे इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, भाषा, व्याकरण, चित्रकला, हस्तकला आदि। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग कि उस समय पढ़ाया कैसे जाता था या शिक्षण की विधियाँ क्या प्रचलित थीं। तो जो शिक्षण की विधियों की बात करें यदि, तो उस समय पुस्तकें नहीं हुआ करती थी, किताबें नहीं होती थी, तो शिक्षण विधियाँ जो थी ज़्यादातर ऐसी थी जो कि मौखिक हो सकें। तो छात्र जो होते थे वो गुरु से वेद और या ग्रंथों को सुनते थे, उसके उच्चारण का अनुकरण करते थे, पाठ्य वस्तु को दोहराते थे और उसे याद करने की कोशिश करते थे। एकांत में वो पाठ्य वस्तु का मनन, चिंतन या पुनरावृत्ति करते थे और उसे याद करके अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते थे, उसका अर्थ समझ के। शिक्षण विधियों की जब डिटेल में बात करते हैं तो आप देख लीजिए ये सारी विधियां जो हैं इसी पूरे फॉर्मेट के आसपास घूमती रहेंगी, क्योंकि वहाँ लिखित कुछ नहीं था, तो सारी चीज़ें जो थी वो मौखिक हुआ करती थी। मौखिक होने के कारण आप जितनी भी यहाँ पे विधियाँ नीचे अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इनको देखेंगे तो ये सारी जो हैं ज़्यादातर मौखिक ही हैं। मौखिक मतलब केवल ओरल हैं, इसमें रिटन, जैसा हम लोगों ने अभी बात कर ली थी या अभी की जितनी भी चीज़ें थी सारी विधियाँ मौखिक ही थी, मुख्यतः मौखिक ही थी। जैसे पहली वाली की बात कर लेते हैं, अनुकरण, आवृत्ति और कंठस्थ विधि। कंठस्थ विधि मीन्स याद करना। अनुकरण विधि में जो आप कोई भी चीज़ जो आपको बोला गया उसी को रिपीट करना है, उसको बार बार रिपीट करना है और उसे तब तक जब तक कि आपको याद ना हो जाए। तो इसमें क्या होता था, गुरु शिष्यों के सामने जो वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे उनका अनुकरण करते थे, बार बार दोहराते थे और उसे पूरी तरह याद करने की कोशिश करते थे। आते हैं दूसरी विधि पे, जो है व्याख्या और दृष्टांत विधि। व्याख्या और दृष्टांत विधि जो होती थी वो ये होती थी कि जो चीज़ें हैं ना उस समय वीडियो एड्स थे ना ऑडियो एड्स थे, तो ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो कहानियाँ थी या वो थी वो स्टोरी सुनाई जाती थी और वो ऐसी सुनाई जाती थी कि छात्र उसे इमेजिन कर सके, छात्र के दिमाग में उसकी पिक्चर बन सके। तो इसीलिए उस समय व्याख्या और दृष्टांत विधि जो थी वो ज़्यादा प्रचलित थी। किसी भी कहानी, किसी भी संस्मरण या किसी भी विषय को बताने के लिए जो कि बच्चे ने देखा नहीं है या जो वो देख नहीं सकता है छात्र। अगला आ जाते हैं कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि की तरफ। तो वैदिक काल में जितने जो ये थे कृषि, पशुपालन या हस्तकला या सैन्य शिक्षा, ये इस तरह की जितने भी थे ये क्रिया प्रधान जितने विषय हम कहेंगे वो थे, उनका प्रदर्शन किया जाता था और उसके बाद उसका अभ्यास कराया जाता था। गुरु सबसे पहले उसकी विधि बताता था और उसका स्वयं करके दिखाता था। बाद में शिक्षक जो छात्र थे वो उस शिष्य जो थे इवन उनका अनुकरण करते थे और उसी तरह उसको दोहराने की कोशिश करते थे और धीरे धीरे उसमें दक्षता की प्राप्ति कर लेते थे। अगला आ जाते हैं प्रदर्शन, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि। जहाँ तक हम उत्तर वैदिक काल में ज़्यादातर आपको ये विधियाँ मिलेंगी। इन विधियों में जो गुरु था वो व्याख्यान देता था, छात्र ध्यानपूर्वक सुनता था और फिर सुनने के बाद अपनी शंका गुरु के सामने प्रस्तुत करता था और गुरु उसका समाधान करते थे। उच्च शिक्षा के समय में गुरु और शिष्यों का नॉलेज टेस्टिंग के लिए गुरु क्या करते थे, वो शिष्यों से वाद विवाद करते थे, शास्त्रार्थ कराते थे। और अगर कोई बहुत ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको गुरुओं को लगता था कि इस पे ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता है, तो विद्वानों को भी बुलाया जाता था, उनके सम्मेलन बुलाए जाते थे और उस समय जो तर्क वितर्क होता था इसको शास्त्रार्थ कहते थे। अगला आ जाते हैं श्रवण, मनन और निध्यासन। ये विधि जो थी ये भी उपनिषद दौर की है, जब उपनिषद काल की है। उस काल में जो भी गुरु व्याख्यान देते थे, वेद मंत्र बताते थे, उसकी व्याख्या भी साथ साथ करते चलते थे। मतलब रटने पर ही बल नहीं था, उसको समझने पर भी बल था। और उसके बाद
जो भी जानकारी वो देते थे उसको जो भी शिष्य थे वो बहुत ध्यान से सुनते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे और उसके अंदर जो भी सत्य निहित था उसको पकड़ने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर जो था वो जितने भी श्लोक मंत्र जो हमने शुरुआत में बच्चे को याद कराए उसके अर्थ और उसके गूढ़ रहस्यों से भी उनको परिचित कराया जाता था। अगला आ जाते हैं हम कहानी विधि। कहानी विधि की जब बात करते हैं हम लोग तो वैदिक काल में जब लोगों को मॉरल एजुकेशन देना था, नैतिक शिक्षा देनी होती थी, तो उसका सबसे सरल तरीका होता था छोटे बच्चों को स्टोरी समझाना और स्टोरी के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते थे उसके आधार पर, उसके रिजल्ट्स के आधार पर कंक्लूड कर लेना कि ये ही सही है, यही मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, यही करना चाहिए और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके परिणाम आपके लिए बुरे हो सकते हैं। तो ये ज़्यादातर चीज़ें कहानी विधि से सिखाई जाती थी, जैसे नैतिक शिक्षा है। इसके साथ साथ यदि पुराना कोई संस्मरण या किसी के बारे में बताए, किसी महापुरुष के बारे में बताना है तो भी हम लोग उस ज़माने में कहानी विधि का ही प्रयोग किया जाता था। अगला आ जाते हैं नायकी विधि। नायकी विधि मतलब होता था मॉनिटोरियल, जो आजकल हम लोग क्लासेस में मॉनिटर रिक्रूट करते हैं, एग्जैक्टली सेम वे में उस समय वैदिक एजुकेशन में नायकी विधि चलती थी। जो भी कक्षा में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा, क्योंकि गुरु एक होता था, शिष्य बहुत सारे होते थे और हर शिष्य अलग लेवल पे होता था। जैसे क्लासेस होती हैं एग्जैक्टली वैसे ही होता था, बट ऐसा कोई क्या कहेंगे स्पेसिफिक सा रूम अलॉटेड नहीं था या एक पाठ्यक्रम हर क्लास के लिए अलॉटेड नहीं था। तो वहाँ क्या होता था कि एक लेवल अलॉटेड था कि इस लेवल तक पे के बच्चे एक साथ बैठेंगे, फिर ये लेवल होगा इसके बच्चे एक साथ बैठेंगे, तो लेवल वाइज स्टडी कराई जाती थी। तो नायकी विधि में क्या होता था, जो भी बच्चे जो थे जो पढ़ने में तेज़ थे, जो ऊपर के लेवल के हैं, वो नीचे के जो लेवल के बच्चे हैं उनको पढ़ाने की या समझाने की कोशिश करते थे, ताकि गुरुओं के पास जो है वो समय अभाव के कारण वो उनको अगर यह समय ना दे पाए तो ये जो छात्र हैं, जो इंटेलिजेंट छात्र हैं, वो उनको समय दे दें और गुरु जो थे वो सबसे ऊपर वाले लेवल के बच्चों को ज़्यादा समय दे पाए। नायकी विधि मतलब जो आजकल मॉनिटोरियल मेथड है, एग्जैक्टली वही था। मॉनिटर्स बनाए जाते हैं क्लास में एग्जैक्टली सेम वे में। जब हम वैदिक एजुकेशन की बात करते हैं उस समय में भी लोग जो शिष्य थे वो डिफरेंट लेवल के थे, यानी जैसे आज कक्षाओं में डिवीज़न है, वहाँ पर लेवल में डिवीज़न था, स्तरों में डिवीज़न था। तो जो ऊपर के स्तर के बच्चे थे, जो ज़्यादा जानते थे, वो छोटे वाले बच्चों को पढ़ाया करते थे ताकि गुरुओं पे जो है भार कम हो सके और वो जो है जो ऊपर के स्तर के बच्चे हैं उनको ज़्यादा समय दे सकें। अगला आ जाते हैं तर्क विधि की तरफ। जो तर्क विधि है ये आपकी जो रीजनिंग हम आजकल के लैंग्वेज में बोलते हैं उसको कहते हैं। तर्क विधि में जो स्टूडेंट होता था वो जो भी ज्ञान ले रहा है उस पर अपना विचार प्रस्तुत करता था और उसके हेतु जो भी क्या कहेंगे साधन उपयोग कर सकता था वो सारे साधनों का उपयोग करता था। जैसे हम लोगों ने अभी आप लोगों ने जब हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था तो हम लोगों ने उद्देश्य पढ़े थे, उसमें आपने निगमन और आगमन विधियों का भी उपयोग पढ़ा था। तो आगमन विधि के द्वारा, निगमन विधि के द्वारा, जो चीज़ें देखने के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली वो लेकर तर्क या लॉजिक्स के आधार पर नॉलेज को टेस्ट करता था और जो नॉलेज इस टेस्टिंग में पास होती थी उसी को सही सत्य नॉलेज माना जाता था और बाकी को जो आपका था उसको डिसेमिनेट कर दिया जाता था, उसको हटा दिया जाता था। अगला आ जाते हैं कि उस समय शिक्षा का माध्यम क्या था। तो उस समय सबसे प्रचलित लैंग्वेज जो थी वो जो संस्कृत थी। आप अगर देखना चाहेंगे तो ये जितने वेद हैं, वेदांत हैं, पुराण हैं, ये सब संस्कृत में लिखे गए हैं। तो उस समय जो प्रचलित जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी, इसलिए जो शिक्षा का माध्यम था वो भी मोस्टली संस्कृत ही था। अगला आते हैं अनुशासन पर। तो जब आप यहाँ पर वैदिक शिक्षा के में अनुशासन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो अनुशासन था वो स्व अनुशासन था। स्व अनुशासन में अपने द्वारा इम्पोज्ड, मतलब उस पर बाहरी कोई व्यक्ति आप पे अनुशासन नहीं लगाएगा, आप में अपने आप अनुशासन आना चाहिए। और ये अनुशासन किस तरह से आएगा? ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संयम से। मतलब हमें पता है कि ये चीज़ गलत है, आज भी हमें बहुत चीज़ें पता है कि गलत है, फिर भी हम करते हैं। लेकिन उस ज़माने में ये माना गया कि आप अपने मन को इतना कंट्रोल करिए, इतना संयमित कर लीजिए
कि यदि आप जान रहे हैं कि कोई चीज़ गलत है तो फिर आप उसे करें ना। जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत देर टीवी देखना गलत है, बहुत देर मोबाइल देखना गलत है, हमारी आँखों के लिए सही नहीं है, फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते और हम घंटों तक मोबाइल, टीवी और ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो सिंपल सा एक उदाहरण था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जहाँ पे हम जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हम अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। तो वैदिक काल में स्व अनुशासन पे बल दिया जाता था, जहाँ पे जो छात्र है वो अपने मन को खुद कंट्रोल कर ले, उसे किसी अन्य के कंट्रोल की आवश्यकता नहीं थी। मीन्स गुरु या किसी के डर से वो ऐसा कार्य ना करे, उसका मन कहे इसलिए। अगला जो चीज़ अनुशासन में आता था वो था गुरुओं के आदेश का पालन, मतलब गुरु जो कहते हैं वो करना है, ये भी एक अनुशासन था। दंड की बात भी वहाँ पर की गई है, पर शारीरिक प्रकार का दंड नहीं दिया जाता था। तो वहाँ पे कैसे दंड दिए जाते थे? दंड देने का मतलब वहाँ पे ये कह दिया जाता था कि क्योंकि छात्र ही गुरुकुलों का कार्य करते थे, तो ठीक है, आप इतने दिनों तक अगला ये जो कार्य है ये आप करेंगे। तो इस तरह से उस समय दंड दिया जाता था। अगला आते हैं हम लोग, गुरु और शिष्य के संबंध कैसे थे। तो वहाँ पर जो गुरुओं की बात की जाती है, जो गुरु था वो वही व्यक्ति होता था जो विद्वान हो, जो स्वाध्याय द्वारा सीखा हो, जो स्वाध्याय प्रिय हो, उसके अलावा धर्मपरायण हो, सच्चरित हो, ज्ञानी हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन्हें धिया वासु कहते हैं। ध मीन्स धरना वाला, बट लिखने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही थी तो मैंने धिया वासु ऐसे लिख दिया। इन्हें दूसरे नामों से भी जाना जाता था, जैसे धिया वासु, सत्य जन्मा और विश्ववेदा। अब ऐसा क्यों जानते थे, इसको भी जान लेते हैं। धिया वासु मतलब होता है जिसकी बुद्धि ही उसका धन होता है। सत्य जन्मा, सत्य को जानने वाला। और विश्ववेदा इसलिए कहते थे क्योंकि वो सर्वज्ञ, मतलब विश्व के बारे में पूरा ज्ञान हो, इसलिए गुरुओं को इन नाम से भी जाना जाता था। आ जाते हैं शिष्यों की तरफ। तो शिष्यों को की बात करते हैं तो जो भी बालक गुरुकुल में आता था वो सभी शिष्य की परिकल्पना में थे, यानी उन्हें शिष्य माना जाता था। शिष्य जो होते थे वो उनका कार्य क्या होता था? उनका कार्य ज्ञान अर्जन करना होता था। जो कि शिक्षक वहाँ पे पढ़ा रहा है, जो गुरु वहाँ पे पढ़ा रहा है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन्हें भोजन सादा मिलता था, सादे वस्त्र पहनते थे, मतलब चाहे वो राजा रंग किसी भी प्रकार का हो, किसी भी लेवल का हो, सबके लिए नियम जो थे वो एक ही तरह के थे। आ जाते हैं गुरु और शिष्यों का संबंध कैसा था। उस समय जो गुरु और शिष्य थे उनके संबंध बहुत ही मधुर थे। गुरु जो थे वो शिष्यों को पुत्रवत मानते थे, अपने बेटे की तरह मानते थे, और शिष्य जो थे वो गुरुओं को पिता तुल्य मानते थे, मतलब पिता की तरह मानते थे। इसीलिए जो गुरु था उसको मानस पिता कहते हैं, यानी दिमाग का पिता, बच्चे के दिमाग का पिता जो गुरु होता था। यहाँ पर जो शिष्य और गुरु होते थे वो सभी, जो गुरु होते थे वो सभी शिष्यों को एक बराबर समझते थे। किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था कि ये राजा का बेटा है, ये रंग का बेटा है, ये सिपाही का बेटा है, ऐसा किसी भी प्रकार का भेदभाव। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब आपको क्या करना है, आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न, शिक्षा का माध्यम क्या था? दूसरा प्रश्न, शिक्षण विधियाँ मुख्यतः मौखिक क्यों होती थी? तीसरा प्रश्न, इस पूरे लेक्चर में हमने किन्हीं 2 संस्कारों की बात की है, वो कौन से हैं और कब हैं? फिर से रिपीट कर देती हूँ। शिक्षा का माध्यम क्या था? दूसरा, शिक्षण बुद्धियाँ मुख्यतः मौखिक क्यों थीं? तीसरा, इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने आज कौन से 2 संस्कारों की बात की है और उन्हें कब किया जाता है?